हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए आज हम लोग जो देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु में जो बिहार दरोगा के लिए होमवर्क चल रहा था और ये दरोगा बैच के लिए होमवर्क सीरीज चल रहा था और ये पेड बैच है, आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये आज हम वीडियो देखेंगे 4 नंबर का। इससे पहले हमने 3 नंबर का वीडियो देख लिया था। कल आपको पीडीएफ नहीं जा पाया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाएगा। जो भी टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन जरूर कर जाइएगा। अब जो है बिहार दरोगा का बहाली जो है आपको होली के जस्ट बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है और उसका प्रैक्टिस सेट भी डेली शाम को 8 PM में स्टार्ट हो रहा है। तो आप भी उसको जाके एकदम जरूर देखिएगा, वहां से बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ से हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध के संदर्भ में लघुकरण और परिहार की शक्ति में क्या अंतर होता है। यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो शक्ति है क्षमादान की बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्षमादान की प्रक्रिया, ये सभी आता है क्षमादान में। और क्षमादान की शक्ति जो कितना आर्टिकल में बात की गई है, 72 में। जब 72 आर्टिकल को पढ़िएगा तो उसमें जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान की प्रक्रिया कौन कौन होता है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। एक आपका होता है लघुकरण। क्या होता है? एक आपका होता है लघुकरण। दूसरा होता है आपका परिहार। क्या होता है? परिहार। और तीसरा आपका होता है प्रविलंबन। क्या बोलेंगे? प्रविलंबन बोलेंगे। ठीक है, और चौथा की बात करेगा कि एक होता है आपका विराम, और पांचवा की बात करेगा तो एक होता है आपका क्षमा। क्या होता है? क्षमा होता है। ठीक है, यहाँ से जो है 5 प्रकार से जो है राष्ट्रपति क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें से आपको पूछा है, एक लघुकरण पूछा है और एक परिहार पूछा है। लघुकरण होता है, याद रखिएगा, सजा की बोल सकते हैं। सजा जो आपको मिला है उसकी प्रकृति में बदलना। क्या बोलेंगे? सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना। ठीक है, अब देखिए परिहार में क्या बोला गया है। परिहार में बोला गया है सजा की मात्रा को कम करना। क्या बोलेंगे? सजा की मात्रा को कम करना। अब इस दोनों में अंतर क्या है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मान के चलिए कि आपको फांसी का सजा मिला है, आपको जो है कारावास का सजा दे दिया, मतलब कि 20 साल का सजा दे दिया। वो हो गया प्रकृति में चेंज करना, यानी सजा की प्रकृति में चेंज करना। और सजा की मात्रा में बदलना, सजा की मात्रा को बदलना मतलब कि सजा की समय को कम करना। अगर आपको 10 वर्ष की सजा दिया है तो आपको ये 2 वर्ष की सजा दे देगा। सजा आपका वही रहेगा, सिर्फ जो है समय कम करेगा। ठीक है, परिलंबन मतलब हुआ कि, याद रखिएगा, परिलंबन करने का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए सजा को टालना। क्या बोलेंगे? कुछ सजा के लिए, कुछ समय के लिए बोल सकते हैं, सजा के लिए, कुछ समय के लिए सजा को टालना। ठीक है, ये चीज बोला गया है किसमें? परिलंबन में। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है विराम। विराम में बोला जाता है कि कुछ परिस्थितियों द्वारा, कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है, याद रखिएगा, कुछ परिस्थिति ऐसा हो जाता है जो कि सजा को रोक दिया जाता है। क्या बोलेंगे? सजा को रोक दिया जाता है। ये ज्यादातर जो है, याद रखिएगा, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, उसको सजा मिला है और वो बोल सकते हैं कि उनका तबीयत खराब है, बीमार हो गया है, या तो महिला है वो गर्भावस्था में है, तब जो है उनकी सजा की परिस्थिति पर बोल सकते हैं रोक लगा देता है। और क्षमा मतलब होता है कि पूर्णतः माफ कर देना। क्या बोलेंगे? पूर्णतः जो है माफ कर देना। तो ये चीज जो है 5 प्रकार से जो है क्षमा प्राप्त करते हैं। पांचों का हमने यहाँ पर विशेष रूप से आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है। मिरातुल अखबार के संपादक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन राय से कौन कौन से सवाल आपको पूछे जाएंगे। राजा राम मोहन राय का आपको पूछ सकता है कि जन्म कब हुआ था। तो जन्म याद रखिएगा 22 मई 1772 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 को हुआ था। जन्म के बाद इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ही, याद रखिएगा, इन्होंने जो है अरबी, बोल सकते हैं अरबी, फारसी, ठीक है, अरबी, फारसी, और बोल सकते हैं इंग्लिश, ये सभी भाषा का ज्ञान ले लिया था। और इन्होंने ही, याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में जाते जाते इन्होंने क्या किया था? आत्मीय समाज का गठन किया था। क्या था? आत्मीय समाज का गठन किया गया था। तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जो और सवाल पूछा जाता है राजा राम मोहन से, एक और याद रखिएगा 1828। क्या याद रखेंगे? 1828। 1828 में इन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्या बोलेंगे? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखिएगा 1829 जाते जाते इन्होंने ही क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। क्या बोलेंगे? सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा 1829 में ये किया था राजा राम मोहन राय ने। और किसकी मदद से? विलियम बेंटिक की मदद से। क्या बोलेंगे? विलियम बेंटिक उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मिरातुल अखबार है, एक और लिखिए संवाद कौमुदी। क्या बोलेंगे? संवाद कौमुदी।
कौमुदी, ये सभी जो है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की रचना है। ठीक है, अब राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखिएगा अकबर सेकेंड ने। क्या बोलेंगे? अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। तो इन सभी बातों को ध्यान देनी है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1833 में हुआ था और भारत से बाहर ब्रिस्टल में नामक शहर में ही इनका हो गया था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? देखिए कैबिनेट मिशन की बात करिएगा तो ये भारत कब आया था? 1946 में भारत आया था और इसका काम क्या था? तो याद रखिएगा संविधान तैयार करना। क्या बोलेंगे? संविधान तैयार करना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर बोल सकते हैं संवैधानिक विकास से भारत को प्रजातंत्र कराना, ये सब काम इसका था। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य हुए थे, उसको याद करने का ट्रिक है काल। क्या बोलेंगे? काल हो जाएगा। जैसे के से हो जाएगा, याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक है ये, याद रखिएगा स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या बोलेंगे? स्टेफर्ड किस क्रिप्स हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्स। कैसे हो जाएगा? क्रिप्स। ठीक है, याद रखनी है। ए से हो जाएगा, याद रखिएगा अलेक्जेंडर। क्या बोलेंगे? ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे एल से तो हो जाएगा पैथिक लॉरेंस। क्या बोलेंगे? पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। ठीक है, पैथिक लॉरेंस की बात करेगा तो ये उस समय जो है याद रखिएगा भारतीय सचिव के पद पर था। क्या था? भारतीय सचिव बनकर आया था। तो याद रखिएगा भारतीय सचिव सबसे बड़ा पोस्ट होता था इन तीनों में, इसीलिए इनको क्या दे दिया था? तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो याद रखनी है, ये बनाया गया था पैथिक लॉरेंस को। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण जब गर्भाशय में स्थापित होता है तब आहार नाल का निर्माण किसमें होता है? तो ये हो जाएगा प्लेसेंटा में। क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा में हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। प्लेसेंटा किसको कहते हैं? याद रखिएगा माँ हो गया और बोल सकते हैं बच्चे। माँ और बच्चे के बीच जो भी संबंध बताता है वो कौन बताता है? तो याद रखिएगा प्लेसेंटा ही बताता है। कौन बताता है? प्लेसेंटा ही बताता है। तो इसको भी एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात किया है आहार नाल। किसका बात किया गया है? आहार नाल। थोड़ा सा बात आपको समझ लेनी है। आहार नाल की अगर लंबाई पूछेगा तो ये कितना है? 8 से 10 मीटर है और फीट में पूछेगा तो ये याद रखिएगा टोटल 32 फीट कहलाता है। अब आहार नाल में सबसे अधिक लंबाई वाला कौन होता है? छोटी आंत होता है। कौन होता है? छोटी आंत। छोटी आंत की बात करेगा तो इसका लंबाई 6 से 8 मीटर इनकी लंबाई होती है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा चुलिया जलप्रपात की बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यमुना नदी कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा यमुनोत्री हिमानी से कौन निकलता है? सॉरी, बंदरपूछ हिमानी से कौन निकलता है? यमुना नदी निकलता है। यमुना की और कई सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पर से लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हो गया चंबल, चंबल के साथ लिखिए बेतवा। क्या लिखेंगे? बेतवा। बेतवा की याद रखिए कैन। ठीक है, चंबल, बेतवा, कैन, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना की सहायक नदियां हैं। वहीं बात करिएगा इसकी लंबाई की बात पूछा जाएगा, 1326 किलोमीटर याद रखिएगा इसकी लंबाई है। वहीं गंगा की बात करेगा, गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे हो गया आपका रामगंगा। ठीक है, उसके बाद लिखिए गोमती। क्या बोलेंगे? गोमती। उसके बाद लिखिए घाघरा। क्या लिखेंगे? घाघरा। उसके बाद आपको लिखना है गंडक। गंडक के बाद लिखेंगे कोसी। कोसी के बाद लिखेंगे महानंदा। क्या लिखेंगे? महानंदा। ठीक है, और नीचे से मिलने वाली यमुना हो गया और एक आप लिखिए सोन। ये सभी सहायक नदियां हैं जिसमें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां सोन है। और गंगा नदी की अगर लंबाई पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये मणिपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मणिपुर में। मणिपुर में याद रखिएगा एक झील है। क्या बोलेंगे? एक झील है और उस झील का नाम आपको पता होगा, लोकटक झील है। क्या बोलेंगे? लोकटक झील। ऐसा एक भी बार बिहार दरोगा का एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें ये सवाल ना पूछा हो कि मणिपुर का लोकटक झील कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में। या तो प्रश्न पूछा जाता है इसी झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बोलेंगे? एक राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? याद रखने है कैबुल लामजाओ। क्या बोलेंगे? कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और ये बोल सकते हैं विश्व का एक ऐसा बोल सकते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या बोलेंगे? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे की सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम केरल के किस प्रकार के बालू में मिलते हैं? तो थोरियम यहाँ पर बात कर रहा है कि किस बालू में मिलते हैं, तो मोनोजाइट में। किसमें? मोनोजाइट बालू में मिलता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। थोरियम सबसे अधिक पूछेगा तो कहाँ पर मिलता है, तो याद रखनी है केरल राज्य में मिलते हैं। कहाँ पर? केरल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डीएनए में सूचना 4 रासायनिक अधिक आधारों पर रहते हैं। ये देखिए, कल अगर बिहार पुलिस का आपने देखा होगा तो इसमें ये क्वेश्चन बन जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर डीएनए, क्या बात करेंगे? डीएनए। डीएनए की बात करिएगा तो डीएनए जो है 4 प्रकार के रासायनिक आधार होते हैं। एक होते हैं, याद रखिएगा, एडेनिन। क्या बोलेंगे? एडेनिन होता है, ठीक है। और एक आपका होता है, याद रखिएगा, थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन। और एक होता है आपका ग्वानिन। क्या बोलेंगे? ग्वानिन होता है। और एक होता है आपका साइटोनिन। क्या बोलेंगे? साइटोनिन। ये याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड रहता है और ग्वानिन और साइटोकिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये डीएनए का याद रखिएगा इस प्रकार से मॉडल रहता है, ये याद रखिएगा। ये जो है आपका डीएनए हो गया, ठीक है। और ये जो लंबाई हुआ, ये इसको कितना होता है, तो याद रखनी है, ये जो है 20 एंग्स्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 20 एंग्स्ट्रॉम। और ये वाला जो लंबाई है, ये कितना होता है? 34 एंग्स्ट्रॉम होता है। इसको एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। डीएनए का याद रखिएगा डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा आरएनए। आरएनए में याद रखिएगा यहाँ पर थाइमिन के जगह पर सिर्फ क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है, तो इसको भी बात रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। कनिष्क ने अपनी पहली व दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो कनिष्क की बात करेगा तो अपनी पहली राजधानी जो था, याद रखिएगा, ये कहाँ पर था? पुरुषुपुर था। क्या बोलेंगे? पुरुषुपुर था, ठीक है। और पुरुषुपुर को याद रखिएगा, इसी को हम लोग पेशावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पेशावर के नाम से। ये हो गया प्रथम राजधानी। और दूसरी राजधानी की बात करेगा तो दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाया था, तो याद रखिएगा, ये बनाया था मथुरा में। कहाँ पर बनाया था? मथुरा में बनाया था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कनिष्क के शासनकाल में याद रखिएगा, इन्होंने जब बोल सकते हैं अपना राज्याभिषेक करवाया, क्या करवाया? राज्याभिषेक करवाया। तो इसके समय जो है, याद रखिएगा, ये 78 ईस्वी में जो है इन्होंने एक संवत चलाया, जिसको हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। और इसको जो है भारत सरकार कैलेंडर में कब पारित किया गया? 1957 में पारित किया गया। कनिष्क के समय में याद रखिएगा, कनिष्क किस वंश के शासन थे? कुषाण वंश के शासन थे। ये भी आपका बिहार दरोगा पूछ लिया गया है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कुजुलकुड फिसस। क्या बोलेंगे? कुजुलकुड फिसस हो जाएंगे, तो ये चीज भी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री या शताद्री किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? देखिए, ये जो है आपको जो इसे यहाँ पर दक्षिणी भारत में जाइएगा, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पर्वत होता है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और यहीं पर जो ये पहाड़ी होता है, इसको हम लोग कहाँ किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और सह्याद्री पर्वत कहाँ पर बोला जाता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है। कहाँ पर बोला जाता है? महाराष्ट्र में। लेकिन इसका अगर विस्तार पूछेगा तो ये हो जाएगा गुजरात से लेके कहाँ तक हो जाएगा? याद रखिएगा, तमिलनाडु तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले पहाड़ियों का क्रमशः विस्तार उत्तर से दक्षिण महाराष्ट्र से केरल तक क्या होगा? देखिए, ये महाराष्ट्र से केरल तक यहाँ पर पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कलसुबाई। क्या बोलेंगे? कलसुबाई। उसके बाद क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? महाबलेश्वर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब यहाँ आइएगा, याद रखिएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में आपको क्या होता है? याद रखनी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्या बोलेंगे? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। उसके बाद आप कहाँ पर जाइएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका हो जाएगा नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी हो जाएगा। और नीलगिरी के बाद आपको याद रखनी है अन्नामलाई। अन्नामलाई या बोल सकते हैं अनाईमुडी, ठीक है। ये जो है आपको क्रम है उत्तर से दक्षिण, इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है और इसकी प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? देखिए, विंध्याचल पर्वत की विस्तार की बात करेगा तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश के साथ साथ याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ साथ याद रखिएगा बिहार। बिहार के साथ यूपी। यूपी के साथ याद रखनी है गुजरात। तो इन सभी राज्यों में जो है विंध्याचल पर्वत फैले हुए हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये इसकी जो है प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन हो जाएगा। जैसे आपको याद रखनी है अमरकंटक की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, ठीक है। उसके बाद मैकाले की पहाड़ी। क्या बोलेंगे? मैकाले की पहाड़ी, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और लिख लीजिए, कुमायूं का पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी कहाँ पर पाए जाते हैं? विंध्याचल पर्वत का विस्तार है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्कल तटीय मैदान स्थित है उड़ीसा में किस नदियों के बीच है? तो ये जो है याद रखिएगा, उत्कल तटीय मैदान जो है कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। और ये बोल रहा है किस नदी के तट पे है? तो याद रखनी है महानदी। क्या बोलेंगे? महानदी। अब देखिए यहाँ पर आया है महानदी, राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, महानदी की बात आई है तो महानदी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। महानदी जो है कहाँ से निकलता है? तो याद रखनी है छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलता है। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अपना जल जो है बंगाल के होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराता है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसकी अगर बात करेंगे, इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे आपका हो गया जो, क्या बोलेंगे? जो हो गया, हंसदो हो गया, क्या बोलेंगे? हंसदो हो गया, तेल, ये जो है आपका बिहार दुर्ग का पूछ लिया है कि तेल किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो महानदी हो जाएगा। तेल हो गया, शिवनाथ हो गया, क्या हो गया? शिवनाथ हो गया, मांड हो गया, ठीक है? ये सबको एकदम आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट थुलियर कहाँ स्थित है? नहीं, माउंट थुलियर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। क्या बोलेंगे? श्री विजयपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बाहरी दोयाब किस नदी के बीच अवस्थित है? तो बाहरी दोयाब की बात कीजिएगा तो ये ब्यास और जो है किसके बीच हो जाएगा? रावी नदी के बीच हो जाएगा। और ये दोनों किसकी सहायक नदियां हो जाएंगे? तो सिंधु की सहायक नदियां हो जाएंगे। किसकी नदियां हो जाएंगे? सिंधु की सहायक नदियां हो जाएंगे। सिंधु नदी की बात करेगा, सिंधु नदी कहाँ निकलती है? याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। क्या बोलेंगे? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अपना जल जो है लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान से बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो गया आपको ये रावी हो गया, ब्यास हो गया, ठीक है, सतलज हो गया, क्या बोलेंगे? सतलज हो गया, झेलम हो गया, ठीक है, और चिनाब हो गया। क्या हो गया? चिनाब। ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदियां हैं। सिंधु की अगर नदी की लंबाई की बात करेगा तो लंबाई इसका कितना है? तो 2880 किलोमीटर है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता था, इसके लिए समझौता हुआ था और समझौता कब हुआ है? 1960 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे, अनाईमुडी तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, ये किस पहाड़ी का होगा? तो एक याद रखिएगा, अनाईमुडी जो है सबसे पहले हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी से घिरा हुआ है। और उसके बाद बात करिएगा तो ये हो जाएगा पालनी पहाड़ी से भी घिरा हुआ है। और एक बात करिएगा तो ये जो है कार्डमम या इलायची पहाड़ी से भी घिरा हुआ है। कार्डमम या इलायची पहाड़ी, तो ये तीनों पहाड़ी का एकदम आपको नाम याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की पठार का प्रमुख विशेषता क्या है? तो मालवा की पठार का अगर प्रमुख विशेषता की बात करिएगा तो याद रखिएगा ये जो है चंबल नदी में पाया जाता है। कहाँ पर? चंबल नदी में ये पाया जाता है मालवा का पठार। और बात करिएगा चंबल नदी के तट पर ही है। और यह पठार में बोल सकते हैं, इस पठार में विशेषता यहाँ पर पूछ रहा है किस तरह से लिख लेना है। इस पठार में याद रखिएगा बोल सकते हैं अवनालिका, क्या बोलेंगे? अवनालिका की अवनालिका अपर्दन से पीड़ित है। क्या बोलेंगे? अवनालिका अपर्दन से पीड़ित तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कन्नर के तटीय मैदान। कन्नर का तटीय मैदान की बात करेगा तो ये कहाँ से होता है? गोवा से लेके मंगलुरु के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोवा से लेके मंगलुरु के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्नर तट बोलते हैं। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक महाभाष्य के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पाणिनि। क्या बोलेंगे? पाणिनि। और पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला संस्कृत व्याकरण कौन हो जाएगा? संस्कृत व्याकरण की बात करेगा तो वो हो जाएगा, आपको याद रखनी है, ये हो जाएगा पाणिनि द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, चलिए पुस्तक कास्ट चैलेंज इन इंडिया के लेखक कौन है? कास्ट चैलेंज इन इंडिया के लेखक हो जाएंगे जगजीवन राम। क्या बोलेंगे? जगजीवन राम हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कवितावली के लेखक कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। कौन हो जाएंगे? तुलसीदास। तुलसीदास की एक प्रमुख रचना लिखिए, रामचरितमानस। क्या बोलेंगे? रामचरितमानस। वैसे ये सब प्रश्न जो है हमने कई रूप में आपको करवा रखा है, तो ये सब प्रश्न आपसे बनना चाहिए। देखिए आज जो है टोटल पुस्तक समाप्त हो जाएगा आपका, अगर आप पुस्तक से एक भी प्रश्न आपके बिहार दरोगा में पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा। पुस्तक प्रियदर्शिका के लेखक कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन। क्या बोलेंगे? हर्षवर्धन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहता था? कलहन रहता था। क्या बोलेंगे? कलहन लिखा था। कलहन ने कौन सा लिखा था? तो राज तरंगनी। क्या बोलेंगे? राज तरंगनी। राज तरंगनी में किसका वर्णन देखने को मिलता है? तो कश्मीर के वर्णन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा बोल सकते हैं दयानंद सरस्वती। क्या बोलेंगे? स्वामी
स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक नारा था, तो वो भी याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। पुस्तक यंग इंडिया के लेखक हैं, यंग इंडिया का लेखक कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। पुस्तक गीतांजलि, ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे की सवाल देखिएगा। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुस्तक गोड़ा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। ठीक है, आगे की सवाल देखिएगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन हो जाएंगे? और इसको जो है आपको कमेंट करना है कि इसका कौन सा पुस्तक किस राइटर के द्वारा देवदास लिखा गया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका समाप्त हुआ। अब जो है कल जो है आपका होली है, कल जो है क्लास ऑफ रहेगा, लेकिन आज जो है शाम में आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।